मुझे बता सकते हैं क्या मिलेगा? डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हुआ प्लीज, वो वैल्यू क्या होता है? हमारा एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? द डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ tangible fixed assets except land due to its uses, wear and tear, obsolescence, or its accident or permanent fall in the market value. यानी कोई tangible assets है other than land, because land is our appreciating asset, because over the time the value of land has increases. लैंड अप्रिशिएट करता है, लैंड का वैल्यू बढ़ता है, तो लैंड पे जनरली, हाँ रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में लैंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा, वो घट जाएगा। सर ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जिसको हमने लैंड जिस वैल्यू में हम लैंड खरीदे अब उसका वैल्यू घट गया? यस सर। कैसे? देखो, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट सरकार की आती है और आपको पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट सरकार, जैसे मान लो कि यहाँ से हाईवे गुजरने वाला है, या बड़ा सा एम्स खुलने वाला है, या टाटा मोटर्स कोई प्लांट बैठाने वाली है, आपको पता चल गया, मान लेते हैं, या स्मार्ट सिटी बनने वाला है, या रेलवे स्टेशन बनने वाला है। तो ऐसी जो इवेंट या ऐसे प्रोजेक्ट के बाद उसके आसपास का जो लैंड का वैल्यू है फ्यूचर में क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने ये सुना और आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट लैंड खरीद लिया, लेकिन वो सरकार का प्रोजेक्ट फेल हो गया। सरकार का प्रोजेक्ट क्या हो गया? फेल हो गया। आपने तो खरीद लिया था महंगे में, अब वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। और मान लो कि सरकार का प्रोजेक्ट जो वहां पर एम्स बनाने का था वो कैंसिल होकर वहां पर शमशान घाट बनाने का क्या प्रोजेक्ट आ गया। ऐसा हो सकता है ना? आप बताइए, जिस रेट पे आपने लैंड खरीदा था अब आप उसको बेचना चाहेंगे, कोई खरीदार मिलेगा भी तो बोलेगा भाई इतना रेट नहीं, बहुत कम, यहाँ शमशान घाट पे हम कहाँ रहने जाए, कि नहीं है? ये केस रेयर कहलाता है। ऐसा केस प्रैक्टिकली हुआ है टाटा मोटर के साथ। टाटा मोटर्स जब रतन टाटा हुआ करते थे तो रतन टाटा ने एक अनाउंसमेंट किया था कंपनी की तरफ से, लखटकिया कार, ये सब वर्ड सुने होंगे आप, लखटकिया, टाटा नैनो। टाटा नैनो कार देखे हैं आप? वो जब वो इक्का दुक्का दिख जाता होगा अभी। तो टाटा नैनो कार, लखटकिया कार, यानी उस समय उन्होंने उसका 1 लाख की कार बनवाई है गरीबों के लिए। और इसकी बातें बंगाल की उस समय सीएम थी ममता बनर्जी, हाँ ममता बनर्जी, उन्होंने से उनसे बात किया गया और ममता बनर्जी बोली कि आइए आप अपना प्लांट सेटअप करिए। देखिए बड़ी बड़ी जो नेशनल लेवल की जो प्लांट होती है वो बहुत बड़े एरिया में रहते हैं ना, तो वहाँ पर बंगाल में प्लांट सेटअप करने का पूरा मशीन फैक्ट्री सब बन गया, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के आसपास का जमीन का भाव अपने आप क्या हो गया? बढ़ गया। फिर कंपनी टाटा मोटर्स और जो बंगाल की सीएम यानी बंगाल गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गया। कोई भी डिस्प्यूट्स हुआ उसके आप जानते हो कि बंगाल की सीएम जो ममता बनर्जी हुआ करते थोड़ा सा रूड या मतलब कि रिजिड नेचर की, रिजिड समझते हैं ना, जिद्दी नेचर की, ना 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 यही होगा तो होगा है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई हटाओ प्लान यहाँ से ले जाओ। अब रतन टाटा के ये सेंटिमेंट और रेप्यूटेशन की बात आ गई कि भैया अभी हटा देगा तो फिर हम लखटकिया कार जो हम बोले वो कैसे बनेगा भाई, लेकिन हमको तो बनाना है। तो वहां से प्लांट हटाने का विचार हुआ। उस समय गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। तो गुजरात के सीएम ने रतन टाटा से बात किया कि साहब आप ऐसा करिए गुजरात में प्लांट बैठा लीजिए। तो उन्होंने बोला कि सर इतना प्रोसेस, अरे आपको कुछ नहीं करना है, आप पैसा इन्वेस्ट करिए, सारा काम मेरा आदमी करेगा। आज गुजरात इतना क्यों आगे है? गुजराती का दिमाग जानते हैं, बिजनेस वाला दिमाग होता है। तो उन्होंने बोला कि आइए ना, रतन टाटा की प्लांट बंगाल से शिफ्ट होकर कहां चली गई? गुजरात।
अब मुझे बताइए कि बंगाल में जहां पर प्लांट पहले से सिचुएटेड था, वहां का जमीन का भाव क्या हो गया था, अब वहां से शिफ्ट होकर कहां चला गया, तो वहां का डिमांड क्या हो जाएगा। और जब किसी चीज का डिमांड कम जाता है तो उसका प्राइस भी क्या हो जाता है, गिर जाता है। ये रेयर केस है। आप कभी इसको गूगल पे सर्च करिएगा, सब चीजों में स्टोरी बताएंगे ना, इसको जरूर घर पे सर्च करिएगा, 10 मिनट देखिएगा, पढ़िएगा विकिपीडिया सब पे, अभी नहीं देखिएगा, घर पे देखिएगा कि टाटा मोट नैनो जो कार का प्लांट पहले कहाँ बैठा था, अब कहाँ बैठा, मतलब कि उसके बाद कहाँ बैठा, ये सब पढ़िएगा। क्योंकि आगे जब आप MBA करोगे, BBA करोगे, कोई क्लैट वगैरह करेगा, कोई CA करेगा, सारा केस स्टडी सब आपको मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस का कंपनी का केस स्टडी सब पढ़ना, समझ गए ना। तो हम अभी किस टॉपिक पे थे, डेप्रिसिएशन पे थे। तो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड ड्यू टू वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम, जिसको इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम भी कहते हैं। इट्स यूजेज ऑब्सोलिशन एंड परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू। परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कोई सामान आप खरीदे, अब उसका लेटेस्ट मॉडल फिर से आ गया, तो जो आपने खरीद कर पहले रखा था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। दूसरा कि सर अगर हम खरीद तो लिए लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, अब 3 साल बाद हम बेचना चाहे तो क्या सेम वैल्यू मिलेगा, नहीं बेटा, कम मिलेगा, क्योंकि समय के बीतने से सामान का वैल्यू भी क्या हो जाता है, कम। सोना को छोड़ दे, गोल्ड जो होता है, पुराना गोल्ड महंगा होता है, वो अलग बात है, वो हटा दो। ये हम मशीनरी की जनरली बात करेंगे, हम लोग फर्नीचर की बात करेंगे, हम लैंड की बात करेंगे, कार वगैरह की बात कर लेंगे, ये सब, सॉरी लैंड बोलते हैं, बिल्डिंग की बात करेंगे, लैंड की बात नहीं करेंगे। इस सब की वैल्यू समय के अनुसार क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन डेप्रिसिएशन के टर्म्स की जब बात करें, सर आप वर्ड बार बार टेंजिबल एसेट बोलते हैं, सर फिक्स्ड एसेट में तो इनटेंजिबल भी आता है ना सर। यस, फिक्स्ड एसेट में 2 एसेट्स आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इनटेंजिबल जो फिजिकली एग्जिस्ट है, लेकिन दोनों की मनी वैल्यू तो होती है ना। और हम कॉमर्स पढ़ते हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो मनी वैल्यू जहां पर है वहां पर अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो सर जो टेंजिबल एसेट्स होता है उस पे लगता है डेप्रिसिएशन, लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स होता है उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बट डेप्रिसिएशन का दूसरा टर्म यूज होता है, इसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमोर्टाइजेशन, AMORTISATION, एमोर्टाइजेशन। यानी अगर बोला जाए कि इनटेंजिबल एसेट पे क्या चार्ज होता है, अगर इनटेंजिबल एसेट पे 10% कोई चीज घट जाता है, गुडविल हो गया, तो उस पर 10% घट जाता है, तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, बट दोनों का मीनिंग सेम होता है। दोनों का मीनिंग, दोनों का मतलब कि जो डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, एमोर्टाइजेशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड टर्म होता है डिप्लेशन। डिप्लेशन जैसे कोई नेचुरल जो रिसोर्स, जैसे पेट्रोल डीजल की बात करें, उस आप खरीद लेते हैं, मान लो उसको रख देते हैं, समय के अनुसार वो एवोपरेट होता है। क्या होता है बेटा, एवोपरेट। तो जो नेचुरल रिसोर्स है, समय के अनुसार एवोपरेट होकर उसकी वैल्यू कम जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लेशन, DEPLATION। तो 3 टर्म हो गया, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगेगा एक्सेप्ट लैंड, एमोर्टाइजेशन किस पे लगेगा, इनटेंजिबल पे, और डिप्लेशन किस पे लगेगा, और तीनों का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, ये तीनों वैल्यू को क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन सर जो लैंड एक्सेप्ट लैंड कर रहे हैं, तो लैंड क्या है, लैंड की वैल्यू क्या होती है समय के अनुसार, ओवर द टाइम, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे बेटा, एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मीन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, एप्रिसिएशन मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एक चौथा टर्म होता है डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन के अलावा चौथा टर्म होता है जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। तुमने जब ये वर्ड सुन रहे हो फ्लक्चुएशन, तो फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे। डेप्रिसिएशन का मतलब सीधे गिरना, नीचे जाना। एमोर्टाइजेशन का मतलब नीचे होना, डिप्लेशन का मतलब नीचे होना, तीनों गिर रहा है। लेकिन फ्लक्चुएशन का मतलब सिर्फ गिरना नहीं होता है, ऊपर भी होता है, फ्लक्चुएट करना। तो सर फ्लक्चुएशन जो चार्ज होता है ना, वो हमारे करेंट एसेट्स में एक एसेट होता है स्टॉक, इन्वेंट्री। क्या होता है बेटा, उस पे लगता है फ्लक्चुएशन। जैसे आप जब कोई सामान बेचते हैं तो डेली जो आपको कभी जैसे रेट मिलता है, कोई भी रेट, जैसे मान लो कि पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल या डीजल है वो उस
कंपनी के लिए इन्वेंट्री कहलाएगा, बोलो हाँ है ना। इन्वेंट्री क्या होता है? जिसका सामान, जो सामान हम बेचते हैं, बोलो है ना। कार भी इन्वेंट्री हो सकता है कार शोरूम वाले के लिए, बोलो। फर्नीचर भी इन्वेंट्री होता है फर्नीचर शोरूम वाले के लिए। अगर मेरा फर्नीचर का शोरूम है तो फर्नीचर मेरे लिए टेंजिबल एसेट्स नहीं होगा, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि स्टॉक हो गया है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो होता है जिसको हम खरीदते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के यूज के लिए। अगर मेरा फर्नीचर का शोरूम है तो फर्नीचर जो मेरे शोरूम में रखा हुआ है वो टेंजिबल एसेट से कैटेगरी में है। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना सर कि फर्नीचर हमेशा टेंजिबल होगा, नहीं बेटा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट वही होगा जो एसेट्स हमने खरीदा फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के यूज के लिए, समझ गए। जैसे डिजिटल बोर्ड हमने खरीदा यूज के लिए, तो मेरे लिए ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, बोलो हाँ है ना। लेकिन जिस कंपनी से हमने खरीदा उस कंपनी के लिए क्या था? इन्वेंट्री। क्या था बेटा? तो वो जो हमें बेच रहा होगा वो तो मार्केट रेट के अनुसार बेचेगा कि सर अभी सरकार जीएसटी बढ़ा दिया, ये रेट, ये जो भी है। तो मार्केट में रेट हमेशा क्या होता है? फ्लक्चुएट करता है, ये तो जानते हैं ना। पेट्रोल का दाम मान लो कि अगले साल, मतलब कि अगले महीना बढ़ा दिया गया, 2 रुपया कम कर दिया गया। जैसे अभी सुनते होंगे सरकार ने गैस सिलेंडर पे इतना पैसा कम कर दिया है, सुने हैं कि नहीं सुने? कोई नहीं सुना है। आप जानते होंगे, अभिनव जी जानते होंगे। कॉमर्शियल जो सिलेंडर होता है, तुम भी नहीं जानता साहिल, तुमको बड़ा साहिल आज पता करिएगा कि गैस सिलेंडर का प्राइस घटा है कि बढ़ा है। तो घटा है। क्या हुआ है बेटा? क्योंकि आप सुने होंगे कि जब स्कार्सिटी हुआ था तो ड्रास्टिकली वो बढ़ रहा था ना, तो सरकार उसको क्या कर दिया? आप बताइए। अभी 6 महीना के पीरियड में बढ़ भी गया, और तो इसको क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन? नो, फ्लक्चुएशन। और ये किस पे लग गया? स्टॉक पे, करेंट एसेट्स। करेंट स्टॉक नहीं बोलते, करेंट एसेट्स में स्टॉक है। सर करेंट एसेट में सारा एसेट ना रे भैया। अब डेटा में फ्लक्चुएशन ना 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 ना, कैश में ना 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 ना, सिर्फ स्टॉक में। किस में? स्टॉक में, चाहे वो कोई भी स्टॉक आपके पास है। तो डेप्रिसिएशन के 4 टर्म समझ गए? कितने टर्म बेटा? 4 टर्म। कौन कौन सा? डेप्रिसिएशन, बोलो बोलो, बोलो ना। एमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन, फ्लक्चुएशन। ये कौन सा 3 चीज जो है एसेट्स के वैल्यू को डिक्रीज करेगा? बताओ। डेप्रिसिएशन और कौन सा वैल्यू इधर डिक्रीज या इंक्रीज करेगा? फ्लक्चुएशन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट लगेगा कि करंट एसेट पे लगेगा? कौन से एसेट पे? स्टॉक पे। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मीनिंग हो गया डेप्रिसिएशन का, 4 टर्म हो गया। अब कुछ की पॉइंट समझिए, 5-6 की पॉइंट हमने लिखवा दिया है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि ये वैल्यू घट रहा है। कोई भी वैल्यू अगर घट रहा है टेंजिबल, बेटा आपको समझना नहीं बेटा, हाँ, कोई भी टेंजिबल एसेट अगर घट रहा है, क्या आप किसी को पेड कर रहे हैं? आपने कैश बुक पढ़ा था, याद है? कैश बुक, कैश बुक में भी हमने डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया था कि डेप्रिसिएशन को कैश बुक में नहीं दिखाते हैं। तो क्यों नहीं? बिकॉज वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो पहला की पॉइंट तो आपको याद हो गया कि डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस नहीं होता है। क्या होता है? नॉन कैश। और डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है। आपके पास जो भी कैपिटल गुड्स है, जैसे मान लो, हाँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करना हाउस होल्ड सेक्टर नहीं होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर यानी बिजनेसमैन होगा। हम अपने घर में भी बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं ना, आपके घर में, हमारे घर में, जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, फलना ढेकाना सब कुछ हो गया। आप क्या उसका अकाउंटिंग करके मम्मी आज डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन इतना लग गया, इतना लग गया, आप करते हैं? नहीं करते, बस उसको यूज किया है क्योंकि आपको उसे हिसाब किताब किसी को देने की जरूरत। लेकिन यहाँ पर हम जब बिजनेस करते हैं तो हमको एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है। हमें अपनी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। हमें अपने प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो जब हम ये सब चीज करेंगे तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ड याद करो, ट्रू एंड। तो ट्रू एंड फेयर बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने के लिए, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को सही दिखाने के लिए हम एक चीज चार्ज करते हैं जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो हमारा एसेट्स का वैल्यू जो बुक्स में दिखेगा वो उसका ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं दिखेगा। बिकॉज आप 4 साल 5 साल से यूज कर रहे हैं, उसमें जो ओवर द टाइम जो चीज घट रहा है उसको आप दिखाए ही नहीं, इसलिए दिखाना पड़ेगा। तो ये हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसलिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा होगा, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, नॉन ऑपरेटिंग नहीं। कौन सा एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग। सर अभी आप नॉन ऑपरेटिंग बोली, नॉन ऑपरेटिंग होता है क्या?
वैसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं होता है, कभी कोई इवेंट पे हो जाता है, कभी नहीं होता है, लेकिन रेगुलर खर्चा को ऑपरेटिंग कहते हैं और इरेगुलर खर्चा को नॉन ऑपरेटिंग। सर कुछ एग्जांपल बताइए जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होगा। मैं बताता हूँ, लॉस बाय फायर। ये चला सुनो यार, आग लग गया, सामान जल गया, बर्बाद हो गया, लॉस हो गया। तुमको पता है कि हर साल आग लगने वाला है? नहीं ना, तो ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस बाय थेफ्ट ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग? चोरी कब होगा तुमको पता है? नहीं पता है। कुछ ऐसे इवेंट्स जो ओकेजनली हो जाते हैं, पता नहीं आज हुआ कल हुआ, लेकिन सैलरी हम देंगे, हमको पता है सैलरी देना है, तो ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग? रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग, क्योंकि हर साल चार्ज करना है। चलिए, डेप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस होता है। तो इसका एंट्री जो हमने अभी शुरू, जब आप क्लास आए थे तो हमने बोला था कि डेप्रिसिएशन का एंट्री करो, तो आपने एंट्री किया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पर क्या है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी में क्रेडिट कौन हो रहा है और डेबिट कौन हो रहा है? तो मशीन का जब लेजर बनेगा तो मशीन के किस साइड दिखेगा? ये क्रेडिट साइड। तो वहां पर थर्ड पॉइंट है, इट इज क्रेडिटेड टू टेंजिबल एसेट्स, और इसको ट्रांसफर साथ में कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद करो वो दिन जिस दिन हम सब्सिडी बुक 2 पढ़ाए थे, उसमें क्लोजिंग एंट्री सिखाए थे, याद है? यस, वेरी गुड। क्लोजिंग एंट्री में डेप्रिसिएशन एंट्री किया था ना कि साल के अंत में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसका एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सबका टर्म। चलिए, ये सब चीज हो गया। डेप्रिसिएशन से हम जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ट्रू एंड फेयर शो करते हैं। ये सब क्लियर हो गया? बोलो हाँ है ना? चलिए, वेरी बहुत अच्छे। बेटा ये पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पढ़िए तो। बेटा पढ़ो, बेटा क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ tangible fixed assets except land. Depreciation is a gradual and permanent decrease in the value of tangible fixed assets except land due to its huge causes of depreciation. यूज करने से डेप्रिसिएशन हो जाएगा, वियर एंड टियर से, टूट फाट जाने से डेप्रिसिएशन हो जाएगा, टाइम के पास होने से, इसको इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम कहते हैं, ऑब्सोलिसेंस से, जिसमें नेचुरल रिसोर्स पे चार्ज होता है, और कोई नेचुरल कॉजेज से, या परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू। जैसे हर प्रोडक्ट का ना एक लाइफ होता है, जानते हैं? हर प्रोडक्ट का लाइफ होता है जिसको PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, और PLC आपको पढ़ना है आगे, 12th में नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो हर प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ड्रेस्टिकली गिर जाती है। आप देखते होंगे एप्पल का जैसे आईफोन सब आता है, अभी जैसे आईफोन 18 जब लॉन्च होने वाला है तो उससे पुराना जो मॉडल है 15, 16, 17 देखिएगा 20, 25% डिस्काउंट पे बिक रहा होगा। बोलो हाँ है ना? तो क्या होता है, वो वैल्यू क्या हो गया? समय के अनुसार कम हो गया, आउटडेटेड हो गया द मार्केट। टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये टर्म्स है, जम्प्स मत कर लेना। क्या है ये? टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बगैर है ये समझ गए, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? टेंजिबल पे। एमोर्टाइजेशन किस पे लगेगा? बोलो बोलो। और डिप्लेशन किस पे लगेगा? नेचुरल रिसोर्सेस पे। ये पीछे के 3 बच्चे बात में मत करिए। और फ्लक्चुएशन किसका होगा? करंट एसेट्स पे। जनरेट किसका हो गया? ये पढ़ो, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन। बड़ा बतिया रहा है। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन, ये वैल्यू को, एसेट्स को क्या करेगा बेटा?
और फ्लक्चुएशन क्या करेगा, इधर इंक्रीज और डिक्रीज, जो उसमें कौन आ जाएगा आपका स्टॉक आ जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट्स इंक्रीजेस, अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, एप्रिसिएशन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों लाइन समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है एप्रिसिएशन। ये कौन सा एक्सपेंस है आपका, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ये किससे लगता है, ये कौन सा एक्सपेंस ऑपरेटिंग है, क्रेडिटेड टू एसेट्स एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हर साल कैलकुलेट करते हैं, कब, साल के अंत में, और ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन लास्ट टॉपिक है, इसको लिख लेते हैं। और आज क्लास डेप्रिसिएशन के लिए इतना ही रखेंगे, कल आगे हम लोग मेथड सीखेंगे। तो लिखिए तो लिखो, its regular use reflection of time, permanent fall in the market value, accidents, wear and tear, obsolescence, चलिए तो आज की क्लास अकाउंट्स की यहीं पे समाप्त। ये सब जब मीनिंग लिख रहा है ना, मीनिंग में ये वर्ड लिखा हुआ है।